नमस्कार। मिडल ईस्ट में ना सुरक्षा के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ ये अरब नाटो जैसी किसी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात फिर से सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ कुछ बहुत ही नए डिफेंस अग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। जी आज हम इन्हीं सब डेवलपमेंट्स की थोड़ी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जानकारी भी कई जगह से है, जैसे आज तक नवभारत टाइम्स के आर्टिकल्स हैं और फिर दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस के एनालिसिस भी हैं। अच्छा। इन सब में जो हाल में दोहा में अरब इस्लामिक समिट हुई, सऊदी अरब का जो डिफेंस बजट बढ़ रहा है लगातार, ईरान इजराइल टेंशन का बैकग्राउंड और सबसे ताजा जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ है, उस पर काफी डिटेल में बात की गई है। और आज हमारा फोकस रहेगा इन घटनाओं को, मतलब इनके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके पीछे क्या वजह है, खासकर अगर हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के नजरिए से देखें, और फिर इनका रीजनल स्टेबिलिटी पर और हाँ, भारत पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले ये अरब नाटो वाली बात, ये फिर से कैसे उठ गई? हाँ देखिए, इसकी जो ताज़ा हलचल है वो कतर की राजधानी दोहा में हुई। वहाँ अरब और इस्लामिक देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों हुई? ये मीटिंग हुई थी जो कतर में हमास नेताओं पर कथित तौर पर इजरायली हमले हुए उसके बाद, और उसी मीटिंग में मिस्र ने यह प्रस्ताव रखा कि एक जॉइंट अरब डिफेंस फोर्स बनाई जाए। मिस्र का आगे आना इंटरेस्टिंग है। मतलब उनके पास अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है शायद, 4.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं शायद। हाँ बिल्कुल सही। और उन्होंने प्रपोज किया कि शुरुआत में हम 20,000 सैनिक दे सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर काहिरा में हो और पहले कमांडर भी मिस्र के ही एक 4 स्टार जनरल हों। और लीडरशिप? लीडरशिप का आइडिया ये है कि वो अरब लीग के मेंबर देशों के बीच रोटेट होती रहे। अच्छा, और सिर्फ मिस्र ही नहीं था शायद, और भी देशों ने सपोर्ट किया। हाँ, इराक के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नाटो जैसा कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान ने एक जॉइंट टास्क फोर्स की बात की जो इजरायली प्लान्स पर नजर रखे, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन, उन्होंने इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की बात कही। लेकिन इस तरह की जॉइंट मिलिट्री फोर्स का आइडिया, ये कोई नया तो नहीं है ना? मुझे याद आ रहा है करीब 10 साल पहले भी सऊदी ने ऐसी पहल की थी, आतंकवाद के खिलाफ 34 देशों का कोई इस्लामी गठबंधन बनाने की। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आइडिया पहले भी उठा था, उस वक्त आईसिस का खतरा था, यमन का संकट था। तो इस बार क्या अलग है? मतलब क्यों ये बात फिर से उठी? इस बार कुछ नई वजह हैं। एक तो अमेरिका, खासकर पिछले कुछ सालों में अपनी जो ग्लोबल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में, उस पर थोड़ा रीथिंक कर रहा है। हाँ, ट्रंप के टाइम से ये बातें चल रही थीं। बिल्कुल। दूसरा, जो हाल की इजरायली कार्रवाइयां हैं, जैसे वो दोहा वाला हमला, उसने चिंताएं बढ़ाई हैं। तो अब इसे एक डिफेंसिव कदम की तरफ पेश किया जा रहा है। मतलब मकसद है बाहरी खतरों से और आतंकवाद से मिलकर निपटना। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब इतिहास देखें तो ऐसे गठबंधनों में हमेशा प्रॉब्लम आती है। अलग-अलग देशों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल विल की कमी। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। संदेह तो है ही। कई एनालिस्ट मानते हैं कि दोहा मीटिंग में बातें ज्यादा हुई, ठोस कदम कम। अच्छा। मतभेद भी दिखे, जैसे मिस्र चाहता है कि ये अरब नाटो हो, मतलब अरब देशों पर फोकस हो। ईरान जैसे देश चाहेंगे कि ये इस्लामी नाटो बने। हाँ, दायरा बढ़ाओ। जी। एक अर्थशास्त्री हैं स्टीव हेंके, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के। उन्होंने तो कहा कि ये सिर्फ भौंकने वाला है, काटने वाला नहीं। ओह। और हुसैन अबू बकर मंसूर, जो मिस्र अमेरिकी लेखक हैं, हम्म। उन्होंने भी कहा कि अंदरूनी बंटवारा बहुत गहरा है। पर एक बदलाव यह है कि अब जोर टेररिज्म से हटकर कलेक्टिव सिक्योरिटी पर ज्यादा है। अगर ये बनता है तो जाहिर है रीजनल पावर बैलेंस बदलेगा और शायद अमेरिका पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। दोहा हमले के बाद अमेरिका के रिएक्शन पर कुछ देशों ने शायद यही महसूस किया। और इसी बदलते माहौल में एक देश है जो अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, वो है सऊदी अरब। उनकी डिफेंस स्पेंडिंग के जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो मतलब काफी ज्यादा है। हाँ, सऊदी अरब इस पर बहुत बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। आप सोचिए, 2024 में उनका रक्षा बजट 75 अरब डॉलर से ज्यादा का था। 75 अरब डॉलर? हाँ, ये पूरी दुनिया के डिफेंस खर्च का 3% से ज्यादा है। और 2025 के लिए उन्होंने करीब 78 अरब डॉलर रखे हैं। वाह। ये उनके टोटल सरकारी खर्च का लगभग 21% है। 21%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। और उनकी जीडीपी का 7% से ज्यादा, 7.19%। दुनिया के एवरेज से बहुत ज्यादा है ये। और ये ट्रेंड नया नहीं है। 1960 से देखें तो हर साल औसतन 4-4.5% उनका मिलिट्री खर्च बढ़ा है। ये उनके विजन 2030 से जुड़ा लगता है ना, जिसका एक बड़ा मकसद तेल पर निर्भरता कम करना है। तो क्या डिफेंस में भी वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं? निश्चित रूप से।
विजन 2030 का एक बहुत अहम टारगेट है कि 2030 तक मिलिट्री पर जो खर्च हो रहा है उसका 50% देश के अंदर ही हो, मतलब हथियार वगैरह देश में ही बने। अच्छा, लोकलाइजेशन। जी, इसके लिए वो अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक संस्था भी बनाई है, JMII, जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज। ओके। मकसद है बाहर से और देश से इन्वेस्टमेंट लाना, यहीं सप्लाई चेन बनाना, छोटे मझोले उद्योगों SMEs को सपोर्ट करना। इसके पीछे सऊदी अरब की मंशा क्या लगती है? सिर्फ सेल्फ रिलायंट बनना या कुछ और भी? नहीं, इसके पीछे कई मकसद हैं। पहला तो है पश्चिम एशिया और मुस्लिम वर्ल्ड में अपना दबदबा वो बनाए रखना, शायद बढ़ाना भी। दूसरा, जो रीजनल राइवल्स हैं जैसे तुर्की और ईरान, उनकी बढ़ती ताकत को बैलेंस करना। राइट। और तीसरा, जो शायद बहुत अहम है, वो है अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करना। जैसा हमने पहले कहा, दोहा हमले के वक्त अमेरिका का जो कथित ठंडा रिस्पॉन्स था, उससे शायद ये सोच और मजबूत हुई कि अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी। और अपनी सुरक्षा को लेकर ये जो नई सोच है, ये सिर्फ उनके अंदरूनी मामलों तक नहीं है, उनके बाहरी रिश्तों में भी ये दिख रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के साथ जो हाल में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा डेवलपमेंट है। रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस MBS और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी, और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इससे लगाइए कि जब शरीफ का प्लेन सऊदी एयर स्पेस में घुसा तो सऊदी F-15 जेट्स ने उन्हें रॉयल एस्कॉर्ट दिया। ओह, अच्छा। इस समझौते की सबसे खास बात क्या बताई जा रही है? मैंने सुना है इसमें एक बहुत मजबूत आपसी रक्षा की शर्त है। हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा उसी क्लॉज की है। वो कहता है किसी भी देश पर किया गया हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये तो कुछ नाटो के आर्टिकल 5 जैसा हो गया। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। ऑफिशियली इसका मकसद बताया गया है डिफेंस कोऑपरेशन को और गहरा करना और जॉइंट डेटरेंस को मजबूत करना। जॉइंट डेटरेंस मतलब मिलकर ऐसी ताकत दिखाना कि दुश्मन हमला करने से पहले सोचे। बिल्कुल वही। जाहिर है पाकिस्तान तो इसे अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बता रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान इसे हिस्टोरिक संबंधों, भाईचारे और कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का नतीजा बता रहा है। और ये सच भी है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन का इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, ये बात तो है। पाकिस्तानी आर्मी लंबे टाइम से सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग देती रही है। और वो 1979 वाला किस्सा भी है, मक्का की ग्रैंड मॉस्क वाला। हाँ, मस्जिद अल हरम पर जब कब्जा हुआ था। हाँ, तो उसे छुड़ाने में पाकिस्तानी कमांडोज का बड़ा रोल था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। उस ऑपरेशन में पाक स्पेशल फोर्सेस शामिल थी। फिर पहले गल्फ वॉर में भी पाकिस्तान ने सऊदी की मदद के लिए सैनिक भेजे थे। और अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वो सऊदी लेड एंटी टेरर कोएलिशन के पहले कमांडर इन चीफ भी रहे। तो अगर इतना सब पहले से चल रहा था, तो इस नए समझौते में खास क्या है? ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले जो आपसी मदद के वादे थे या अंडरस्टैंडिंग थी, वो ज्यादातर इनफॉर्मल लेवल पर थी। अच्छा, मतलब कोई लिखित गारंटी नहीं थी। हाँ, ये पहली बार है कि इसे एक फॉर्मल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी का रूप दिया गया है। अब एक दूसरे की रक्षा करना सिर्फ वादा नहीं, एक कानूनी जिम्मेदारी बन गई है। तो ये सिर्फ कोरे वादे नहीं, बल्कि एक बाइंडिंग ट्रीटी है। ये तो वाकई रिश्तों को एक नए लेवल पर ले जाता है। हाँ, कहा जाए कि पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया को एक तरह का न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। ये सवाल इस समझौते के बाद सबसे ज्यादा उठ रहा है और इसकी वजह भी है। एक सीनियर सऊदी ऑफिशियल के हवाले से ये कहा गया है कि समझौता सभी सैन्य साधनों, ऑल मिलिट्री मीन्स को कवर करता है। सभी सैन्य साधन, इसका मतलब तो काफी गहरा हो सकता है। हाँ, और अगर हम इतिहास देखें तो ऐसी रिपोर्ट्स कई दशकों से हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, जिसे कभी-कभी इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है, सीक्रेटली बहुत फंडिंग की थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। और इन रिपोर्ट्स में अक्सर ये इशारा होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर जरूरत पड़ी, खासकर अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो सऊदी अरब को पाकिस्तान से रेडीमेड वेपन्स मिल सकते हैं। और सऊदी ने चीन से मिसाइलें भी खरीदी थी शायद, जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं। हाँ, CSS-2 मिसाइलें 1980s में, और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने 1999 और 2002 में पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का दौरा भी किया था। आज पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर हथियार है, जिनमें टैक्टिकल वेपन्स भी शामिल हैं। तो ये न्यूक्लियर डायमेंशन इस समझौते को बहुत सीरियस बना देता है। ये सब कुछ एक ऐसे रीजन में हो रहा है जो पहले से ही बहुत वॉलेटाइल है। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही दोनों में एक तरह की शैडो वॉर चल रही है। ज्यादातर प्रॉक्सी के जरिए लड़ते हैं, जैसे लबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास। और सऊदी अरब में भी ये
गाजा में हमास। और डायरेक्ट भी होता है कभी-कभी, साइबर अटैक जैसे स्टक्सनेट वायरस वाला। हाँ, स्टक्सनेट अटैक, फिर जनरल सुलेमानी का मारा जाना, और अभी हाल में जो हुआ दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला, फिर ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक, फिर इजराइल का जवाब, ये सब उसी टेंशन की नई कड़ियां हैं और ये रीजनल अस्थिरता को और बढ़ा रही है। और इस पूरे पिक्चर में अमेरिका का रोल कैसा दिख रहा है? क्या वाकई उसका असर कम हो रहा है मिडल ईस्ट में? 9/11 के बाद इराक अफगानिस्तान के लंबे युद्ध, फिर अरब स्प्रिंग, फिर उनका फोकस एशिया पर शिफ्ट करना, और हाल में दोहा हमले पर उनके रिएक्शन से कुछ देश नाखुश भी थे शायद। क्या ये सब मिलकर एक पावर वैक्यूम बना रहा है? कई जानकार मानते हैं कि हाँ, अमेरिकी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। इन सब घटनाओं ने अमेरिका के रोल और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, और जब कोई बड़ी पावर पीछे हटती है या कमजोर दिखती है तो वो जगह भरने के लिए दूसरी ताकतें तो आगे आती ही हैं। जैसे कि चीन, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मिडल ईस्ट से गुजरता है। उसने हाल में सऊदी ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बहाल करवाए। निश्चित तौर पर चीन अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मसल का इस्तेमाल करके रीजन में अपनी जगह बना रहा है, और दूसरी तरफ रूस को देखिए, सीरिया में उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन, ईरान के साथ उसकी पार्टनरशिप, और यहाँ तक कि अमेरिका की जो ट्रेडिशनल एलाइज रहे हैं, सऊदी, यूएई, मिस्र, तुर्की, उनके साथ भी उसने अपने रिश्ते सुधारे हैं। तो जाहिर है खाड़ी के देश भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे। इजराइल की कार्रवाइयां, ईरान का बढ़ता प्रभाव, यमन के हूती विद्रोहियों के हमले, रेड सी में, ये सब शायद उन्हें अमेरिका के ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कवर से बाहर देखने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, कतर पर हुआ हमला शायद उनकी अपनी वल्नरेबिलिटी को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो वो अब अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पर हमला, दोनों पर हमला, ये भारत के लिए चिंता की बात तो है। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है, और इसे लेकर इंडिया में काफी डिस्कशन भी हो रहा है। सवाल यही उठता है कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए पाकिस्तान से किसी बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया को कोई लिमिटेड मिलिट्री एक्शन लेना पड़े, जैसा कुछ एक्सपर्ट्स ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात करते हैं, तो क्या इस ट्रीटी के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से इंटरवीन करेगा? ये गंभीर सवाल है। भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा गया है? भारत ने बहुत नपा-तोला रिएक्शन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार को इस समझौते की जानकारी है और वो नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी पर इसके असर का बारीकी से असेसमेंट कर रही है, और ये भी कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कमिटेड है। जाने माने एक्सपर्ट ब्रह्म चिलानी ने तो इसे आतंकवाद समर्थकों की धुरी जैसा कुछ कहा है। मतलब चिंताएं तो जाहिर की जा रही हैं। हाँ, एक्सपर्ट्स के बीच कंसर्न्स हैं। दूसरी तरफ सऊदी ऑफिशियल्स लगातार कह रहे हैं कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है। वो इंडिया के साथ अपने मजबूत होते रिश्तों का भी हवाला दे रहे हैं। और वो रिश्ते वाकई काफी मजबूत हुए हैं। 2024 में ही ट्रेड $52 अरब से ज्यादा का था। सऊदी का इंडिया में $100 अरब इन्वेस्ट करने का प्लान है। ब्रिक्स प्लस I2U2 जैसे ग्रुप्स में भी दोनों साथ हैं। सही कहा। सऊदी अरब अब इंडिया को रीजन में स्टेबिलिटी लाने वाले एक अहम पार्टनर की तरह देखता है। यही सऊदी के लिए बैलेंसिंग एक्ट है शायद। बिल्कुल। एक तरफ पाकिस्तान के साथ गहरे हिस्टोरिकल, रिलीजियस और अब बाइंडिंग मिलिट्री संबंध है। दूसरी तरफ इंडिया एक बहुत बड़ी, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, एक न्यूक्लियर पावर है, और सऊदी एनर्जी का बड़ा खरीदार है। सऊदी को इन दोनों रिश्तों को मैनेज करना होगा। भारत के लिए तो ये सिचुएशन वाकई एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा जैसी है। हमारे इजराइल के साथ गहरे डिफेंस और टेक रिलेशंस हैं, ईरान के साथ पुराने कल्चरल और एनर्जी टाइज हैं, चाबहार पोर्ट है, और सऊदी अरब एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, लाखों भारतीय जो वहाँ रहते हैं, उनके लिहाज से बहुत ज़रूरी है। मिडल ईस्ट में कोई भी बड़ी गड़बड़ हमारे इंटरेस्ट पर सीधा असर डालती है। बिल्कुल। मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ऑयल प्राइसेस से लेकर ट्रेड रूट्स जैसे वो प्रस्तावित आईमेक कॉरिडोर और वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों की सेफ्टी तक सब कुछ जुड़ा है। और ऊपर से उस रीजन में चीन का बढ़ता प्रभाव भी भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म चिंता है। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। भारत हमेशा से रीजनल डिस्प्यूट्स को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने की बात करता रहा है, और खासकर इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 स्टेट सोल्यूशन का पक्षधर रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे मध्य पूर्व में कलेक्टिव सिक्योरिटी के नए मॉडल अरब नाटो बनाने की बातें हो रही हैं, जिनके सामने पुरानी चुनौतियां भी हैं। कैसे सऊदी अरब अपनी मिलिट्री पावर और डिफेंस अलायंसेस को रीशेप कर रहा है, और कैसे ये सब कुछ
रीजनल टेंशन ईरान, इजराइल और बदलती ग्लोबल पावर्स अमेरिका, चीन, रूस के बीच हो रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि सऊदी पाकिस्तान का ये फॉर्मल और बाइंडिंग डिफेंस एग्रीमेंट खास तौर पर उनके बीच न्यूक्लियर कॉपरेशन की पुरानी रिपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में उनके सिक्योरिटी रिलेशन को एक नई और कहीं ज्यादा अहम सीरियसनेस देता है। हालांकि सऊदी अरब पब्लिकली इंडिया के साथ बैलेंस बनाने की बात कर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बड़ा क्राइसिस आता है, खासकर ऐसा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, तो ये समझौता जमीन पर कैसे काम करेगा? ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सही। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इकोनॉमिक जरूरतें जो इंडिया के साथ संबंधों में ज्यादा हैं, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और स्ट्रैटेजिक मजबूरियां जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं, पर भारी पड़ेंगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।